माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो हमारा है आप लोगों के लिए, पिछले जो लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 की चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते, इसलिए मैंने टाइटल में लिख दिया है कि SN1 रिएक्शन कंटिन्यू, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और उस दिन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या ये बताया था, और SN1 रिएक्शन में ये चर्चा की थी आपके साथ कि ये 2 स्टेप में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके प्रूफ भी हैं, ये भी बताया था कि पहले स्टेप में जो अल्किल हैलाइड है वो डिसोसिएट होता है और कार्बोकैटायन देता है, और अगले स्टेप में कार्बोकैटायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की हुई है। वहाँ पे हमने अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है उसको डिस्कस किया था। दूसरा फैक्टर उसमें हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के द्वारा कैसे पहचान पाएंगे कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है, इसकी भी चर्चा की थी। उसी क्रम में ये हमारा अगला फैक्टर है कि भाई रोल ऑफ सॉल्वेंट जो हम रिएक्शन कराएंगे, ये ड्राई रिएक्शन नहीं, नो डाउट ड्राई रिएक्शन भी होते हैं, लेकिन ये ड्राई रिएक्शन नहीं है। इसमें हम लोग सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट आप जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट का आपको सेंस है, पोलर सॉल्वेंट वो है जिसमें कि डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका 0 नहीं है, जैसे हमारा H2O मॉलिक्यूल है और अल्कोहल है, तो ये हमारा कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। और दूसरे तरह के सॉल्वेंट वे हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 है, जैसे CCl4 है, बेंजीन है, ये लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो अल्किल हैलाइड है डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, और आयनिक स्पीसीज दे रहा है R+ और X-, और आयनिक स्पीसीज कितनी मिलेगी उसको हम लोग किससे नापते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से नापते हैं। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, वियोजित होना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल हैं और 1 मॉलिक्यूल केवल उसमें डिसोसिएट हो रहा है, तब हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 10%। अगर 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि आधे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा 50% है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो किस पर निर्भर करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और भी फैक्टर होंगे, इनका जो रिएक्टेंट है ये हमारा किस तरह का मॉलिक्यूल, इस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन इसमें X हमारा कौन है उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन सेम X के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सॉल्वेंट हमारा अगर बदल दें तो क्या होगा। तो जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा, इस हमारे RX का या जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है जिसका SN1 रिएक्शन होना है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। उतना ज़्यादा होने का सेंस है कि उतने ज़्यादा आपको R+, नंबर ऑफ R+ उतने ज़्यादा मिलेंगे, और जितने ज़्यादा ये हमारे R+ मिलेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं पे तो अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे रिएक्शंस में, SN1 रिएक्शन में जो पोलर सॉल्वेंट है दे आर हेल्पफुल। इनको रखने से आपका रिएक्शन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, आपको प्रोडक्ट ज़्यादा देगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे अगर 100% है तब तो आपको 100% यील्ड मिलेगी, और 100% नहीं है तो उससे कम यील्ड मिलेगी। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन a number of factors, but I am discussing here the role of solvent. सॉल्वेंट अगर हमारा पोलर होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, उसमें हमें R+ की जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, और प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। सो कंक्लूजन क्या है कि पोलर सॉल्वेंट्स आर द बेटर सॉल्वेंट्स फॉर दिस SN1 रिएक्शन, राइट। अगले स्टेप की हम
अगला जो फैक्टर है उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसकी चर्चा में आप बहुत ध्यान से आप देखिए। इसमें थोड़ी आपको जो पिछला लेक्चर है जिसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस किया है उसको भी जरा आप पढ़िएगा। ऐसे मैं थोड़ा मोड़ा यहाँ आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि SN1 रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट है वो कैसा मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। रेसमिक मिक्सचर किसको कहते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है कि रेसमिक मिक्सचर वो है जिसमें हमारे पास 50% दोनों आइसोमर उस कंपाउंड के हैं, D भी है और Al भी है। और रेसमिक मिक्सचर जो हमारा है वो ऑप्टिकली क्या है, नॉन एक्टिव है। और क्यों नॉन एक्टिव है वो अभी आप यहाँ देखेंगे भी। तो अगर हमारे पास अल्किल हैलाइड है, सपोज दिस इज आवर अल्किल हैलाइड, and this is our nucleophile, this is the nucleophile, और तब जो यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो यह इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दोनों ही आपको मिलेगा एक तरह से। आपको दिखाने के लिए कि ये दोनों ही, अगर एक D है तो एक ही L है। तो ये क्या है आपके पास, ये जो मिल रहा है ये हमारा कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। तो ये भी एक पहचान है कि अगर आपके पास अल्किल हैलाइड कुछ इस तरह का है जिसमें कायरल कार्बन मौजूद है, और अगर आप इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं और अगर आपको रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, तब निश्चित रूप से ये रिएक्शन कौन सा होगा, हमारा SN1 रिएक्शन होगा। और यही एक तरह से प्रूफ भी है कि ये रिएक्शन हमारा 2 स्टेप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ साथ होता तो आपको ये चीज़ नहीं मिलती। अगर कंसर्टेड फैशन में होता, अगर हमारा जहाँ से X निकला है और वहीं पे Y आके लग जाता, तब तो ये चीज़ नहीं होती। ये दोनों प्रोडक्ट मिलने का मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो निश्चित रूप से कंसर्टेड फैशन में, कंटिन्यूअस साइमल्टेनियस फैशन में नहीं हो रहा है। एक तरफ से X जा रहा है और एक तरफ से Y उसी स्थान पे आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली ये हो रहा है कि आपको एक कार्बोनियम आयन मिल रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है और ये आपको कार्बोनियम आयन दे रहा है। ये कार्बोनियम आयन आपको दे रहा है आफ्टर द डिसोसिएशन। नाउ दिस कार्बोनियम आयन को आपको पता है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बोनियम आयन में। कार्बोकैटायन में आप जानते हैं sp2 का मतलब इट इज़ ए प्लेनर मॉलिक्यूल। तब Y का जो अटैक फर्दर हो रहा है वो Y का अटैक इधर से भी हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल में इधर से भी हो सकता है, और ये हमारा पीछे से भी हो सकता है और ये हमारा जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो आगे से भी हो सकता है। और यही कारण है कि आपको रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रूफ भी आपके पास है कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में निश्चित रूप से क्या बन रहा है, कार्बोनियम आयन बन रहा है जो कि प्लेनर मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं कार्बोनियम आयन में हाइब्रिडेशन कार्बन का क्या है, sp2 है, प्लेनर है। इसलिए
फर्दर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है, और तब आपको क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ये इनडायरेक्ट प्रूफ, हमने जैसे अभी आपको बताया था कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। डायरेक्ट प्रूफ भी है, इनडायरेक्ट प्रूफ भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रूफ भी है, और इस तरह के तमाम प्रूफ है जो ये शो करते हैं कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे? मैंने अभी आपको तार्किक रूप से बताया है। 2 तरह के प्रूफ है। जैसे आप खड़े हैं और आपके सामने से कोई आदमी आपको मान लीजिए एक झापड़ मारता है, तो डायरेक्ट प्रूफ आप देख रहे हैं। और मान लीजिए आप नहीं भी देख रहे हैं और किसी आदमी ने आपको पीछे से एक झापड़ मारा है, तो भले न उसको आप देखें, ये तो बताएंगे ना कि आपको एक झापड़ मारा गया है। वही हाल यहाँ, इट इज़ ए इनडायरेक्ट प्रूफ। इसको किसी दिन हम लोग कोर्स में भी है, चर्चा में भी करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने वाले कई एक फैक्टर आपको पढ़ना है। आइसोटोप इफेक्ट है, और सारे आप देखेंगे, आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट है। उसी में एक प्रूफ ये भी है रिएक्शन मैकेनिज्म जानने का कि हमारा रिएक्शन कैसे हो रहा है, 1 स्टेप में हो रहा है या 2 स्टेप में हो रहा है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर SN1 रिएक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसमिक मिक्सचर का मतलब ऑप्टिकली नॉन एक्टिव मिलेगा। इसमें बहुत बार कंपटीशंस में पूछते हैं क्या रेसमाइजेशन पूरी तरह हो जाएगा, क्या 100% रेसमिक मिक्सचर मिलेगा या कुछ कम मिलेगा? इट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन ऑफ दिस अल्किल हैलाइड। अगर अल्किल हैलाइड हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं और ऐसा सॉल्वेंट आपने लिया है जो 100 मॉलिक्यूल हमारे टूट गए हैं, आपको 100 कार्बोनियम आयन मिल गए हैं, तो ठीक है, तब तो रेसमाइजेशन आपका 100 हो जाएगा। लेकिन अगर डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या है, 1 से कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका 100% नहीं है, मान लीजिए आपके कुछ कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं, तब आप देखेंगे कि रेसमाइजेशन 100% आपका नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कंपटीशंस में बहुत बार वो पूछते हैं, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, जब तक आप एक्सपेरिमेंट न करें, उसको देखें न, तब तक ये नहीं बता जा सकता कि कितना ये हमारा रेसमाइजेशन हुआ है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि मेजॉरिटी मॉलिक्यूल जो हैं, अराउंड 85 to 90% जो मॉलिक्यूल हैं, 95% मॉलिक्यूल हैं, वो देखा गया है कि वो रेसमाइजेशन उसका हो जाता है। तो हम लोग, अगर एक ही आंसर है कि रेसमाइजेशन होता कि नहीं होता है, तो आंसर होगा कि रेसमाइजेशन होता है। अगर ये पूछ देगा कि रेसमाइजेशन 10% का हो रहा है या 90% का हो रहा है, 80% का हो रहा है, 70% का हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि मेजॉरिटी का रेसमाइजेशन होता है SN1 में। तो SN1 रिएक्शन में आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर आपसे पूछता है क्यों मिलेगा, तो आंसर इज़ वेरी क्लियर कि पहले स्टेप में ये डिसोसिएट होगा और देगा आपको कार्बोनियम आयन, एंड दिस कार्बोनियम आयन इज़ ए प्लेनर मॉलिक्यूल। इसलिए प्लेनर मॉलिक्यूल में अब इधर अब यहाँ तो X लगा हुआ है। अगर आप इसको दूसरे तर्क से देखें कि Y का अटैक अगर ये नहीं यहाँ से हटता है, तब तो Y का अटैक केवल यहीं से हो सकता है, पीछे से हो सकता है। तब तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सब कुछ एक साथ हो रहा है, ये टूट नहीं रहा है, जब ये निकल रहा उसी समय ये लग रहा, तो इधर से लग ही नहीं सकता है। ये तभी लग सकता है जब इधर खाली हो। और यही इसका प्रूफ इनडायरेक्ट कि पहले स्टेप में ये डिसोसिएट होके एक ऐसी स्पीसीज जनरेट कर रहा है जो प्लेनर है, साथ में यहाँ X नहीं लगा हुआ है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल Y का अटैक, ये पॉसिबिलिटी है पूरी तरह आधा आधा कि आगे से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है। और इस तरह से आगे और पीछे वाले 2 कॉन्फ़िगरेशन के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनका मिक्सचर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। रेसमिक मिक्सचर क्या है, हमने बताया है आपको, ये ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, इसमें 50-50% दोनों हैं, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। एक पीछे के वीडियो में आपको मिलेगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर एक वीडियो को आप पढ़ें, लेक्चर एक दूसरे से ऑर्गेनिक में फुल्ली रिलेटेड हैं। अगर आप कुछ छोड़ते हैं तो अपना आप कोई न कोई पोर्शन जो है वो नुकसान करते हैं। इसी से अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आनी है और थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको
जिसको कहते हैं कि हाई लेवल प्रॉब्लम। हाई लेवल के प्रॉब्लम क्या मतलब, जब स्टीरियो केमिस्ट्री के चैप्टर को केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से जोड़ देगा, ऑर्गेनिक से भी जोड़ देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 चैप्टर कर देगा, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब उसी को आप बोलेंगे कि हाई लेवल का क्वेश्चन है, आईआईटी में आ रहा है, ये एनआईटी में आ रहा है, इसमें आ रहा है। और वही जब हल्का थोड़ा है तो केवल एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चैप्टरों के कॉम्बिनेशन से आप क्वेश्चंस के लेवल को क्या कहते हैं, बढ़ रहा है। और अगर आपको नॉलेज धीरे धीरे आ जा रही है तो आप तैयारी करते समय या बाद में कभी जॉब नहीं भी अगर मिले, यू कैन जनरेट द क्वेश्चन। ये भी पढ़ते समय आपको अर्निंग का एक स्रोत हो सकता है कि दुनिया भर के कोचिंग्स में, दुनिया भर के नॉलेज पार्कों में क्वेश्चंस बैंक की ज़रूरत है, जो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से जनरेट कर सकते हैं। एंड यू अर्न द मनी आल्सो फॉर, अपने पढ़ाई के लिए भी क्या कर सकते हैं, धन का उपार्जन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि SN1 रिएक्शन को पहचानने के बहुत सारे आपके पास मेथड हैं। एक तो टर्शरी, अगर हमारे पास अल्किल हैलाइड है तो आँख मूंद के आप टिक लगाइए कि वो हमारा SN1 है। आँख मूंद का मतलब, आँख मूंद का मतलब आप जान रहे हैं फ्रेज है, आँख मूंद के नहीं, आँख मूंद का मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप लगाइए। और अगर आपके पास ऑर्डर 1 कहता है तब भी आप लगाइए। ऑर्डर 1 कैसे होगा, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को जोड़ देगा, तो आप न्यूमेरिकल्स में भी देख लेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित हो रहा कि नहीं हो रहा, कितने फैक्टर प्रभावित हो रहा है। तीसरा फैक्टर जो है कि सॉल्वेंट, अगर वो कहता है कि भाई CCl4 में रेट ये है और हमारा H2O डालने से हो जा रहा, बढ़ जा रहा है, तो आप कहेंगे इट इज़ द SN1 रिएक्शन। और लास्ट फैक्टर जो है वो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम लोग देख सकते हैं कि रेशमी मिक्सचर अगर मिल रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए R कॉन्फ़िगरेशन इसका है और यहाँ R+S मिल रहा है, या यहाँ S है तो भी R+S मिल रहा है, इसी को हम रेशमी मिक्सचर कहते हैं, तब आप कहेंगे कि ये हमारा रिएक्शन कौन से मेथड से जा रहा है, SN1 रिएक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको भी मैं इसी डिस्कशन में आपके साथ ले रहा हूँ 2 मिनट में, कि चूँकि इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम नहीं है, राइट, तब अगर चांस मिलता है, चांस नहीं मिलता है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर चांस मिलता है तब निश्चित रूप से रीअरेंजमेंट होगा। अगर कहीं पर भी इस तरह का आपको कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन जिसको आप कहते हैं जनरेट हुआ है, जो प्राइमरी तो है लेकिन आफ्टर द रीअरेंजमेंट वो सेकेंडरी या टर्शरी में बदल जा रहा है, तब आपको प्रोडक्ट निश्चित रूप से कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी या फिर टर्शरी मिलेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक एग्जांपल के साथ, मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट SN1 में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर उस तरह का मॉलिक्यूल है तो आप एक मॉलिक्यूल से मैं आपको इसको डिस्कस करूं। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमने इसी तरह के NaOH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाला है और गर्म कर दिया है, और आप देखेंगे जो इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। क्यों ऐसा मिल रहा है, हमने एक और भी वीडियो में चर्चा पहले की है कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये मॉलिक्यूल हमारा अगर SN1 में हो रहा है तो ये डिसोसिएट करेगा ही करेगा और आपको देगा एक कार्बोनियम आयन। जो कार्बोनियम आयन प्राइमरी है, पहचानना आपको आता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जिस कार्बन से प्लस चार्ज लगा उसको आप देखिए, अगर उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो प्राइमरी है, और तब इस प्राइमरी कार्बोनियम आयन में ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट तो यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से शिफ्ट होने के बाद वो सेकेंडरी देगा और यहाँ से शिफ्ट होने के बाद वो टर्शरी देगा। तो नो डाउट टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होने के नाते ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा और आपको देगा एक नई स्पीसीज, ये टर्शरी कार्बोकैटायन देगा आपको।
टर्शियरी ब्यूटाइल। और तब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो हमारा OH माइनस है ये क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा और आपको क्या करेगा, ये प्रोडक्ट आपको दे देगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेक कर लेंगे कि अगर कहीं पे चांस बनेगा ही बनेगा। अगर सारे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी सेम होती तब तो नहीं बनता, लेकिन कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी में डिफरेंस है, आप जानते हैं। कार्बोकैटायन अगर प्राइमरी है तो कम स्टेबल है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा स्टेबल है, टर्सरी उससे ज़्यादा स्टेबल है, आपको पता है। तो अगर कोई ऐसा चांस मिलता है जिसमें रीअरेंजमेंट होने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उस पॉसिबिलिटी को भी रफ कागज़ पे देखना चाहिए और तब आप आंसर को लगाइए। तो मेरे ख्याल से SN1 रिएक्शन के कोई भी क्वेश्चन आने पे मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से कर ले जाएंगे और प्रॉब्लम में जाइए। मैंने कई बार कहा है मोटिवेशन के लिए, प्रॉब्लम में जाइए, करिए, खुद करिए, मिनिमम हेल्प लीजिए, न मेरी न किसी किताब की, न फंडामेंटल ज़रूर सीखिए मुझसे। उसके बाद प्रॉब्लम आप खुद कीजिए। इन केस नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ही तमाम आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि खुद सॉल्व करके ही आप केमिस्ट बन सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं आता है तो मैंने कई बार अपने कमेंट में भी आपको ऑफ़र किया है कि आप स्टूडेंट हमारे, आप हमारे बच्चे हैं, वेलकम है आपका। आप जितनी बार चाहें उतनी बार मुझसे लिख के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया है, अगली वीडियो में मैं आपको समझा सकता हूँ। जब आप चाहें आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, शाम के समय जब मैं खाली रहता हूँ, तो मैं आपके डाउट को निश्चित रूप से उसे क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। कोई चीज़ जनरली तो मैं बता ही दूंगा क्योंकि एक लंबा अनुभव मेरे पास है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मुझे सब आता ही है। अगर कभी मैं कोई चीज़ नहीं जान पाऊँगा तो नो डाउट मैं भी आपके लिए लिटरेचर को सर्च करूँगा और आपका बेस्ट आंसर जो हो सकता हो मैं आपको दूंगा निश्चित रूप से। तो वेलकम एंड थैंक यू। ओके।